हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है। आज फिर से हम एक रामबाण वीडियो लेकर के आए हैं, एक ब्रह्मास्त्र लेकर आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में फिजिक्स के 14वें चैप्टर तक के यानी 9वें से लेकर 14वें के बीच सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, वो भी 2 नंबर वाले। भैया हमने पहले भी बताया था कि 8 नंबर के क्वेश्चन आपके 2 नंबर वाले आएंगे। और इसके बाद अगर हाँ एक चीज और, अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा चैप्टर 1 से लेकर के 8 तक यानी 8वें चैप्टर तक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है रसगुल्लों, वहां से देख लेना। फिर इसके बाद भैया हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन को इसी तरह से करवाएंगे, फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन को यानी डेरिवेशन टाइप के जो होते हैं, ठीक, उसके बाद न्यूमेरिकल, सब टॉपिक का पोस्टमार्टम हम करके छोड़ेंगे। ठीक है, टेंशन तो नहीं लेना। अगर आप हमारे पास आए हैं तो भैया हम आपको ऐसे खाली थोड़ी ना जाने देंगे। भाई हम भी आपसे ये भैया वादा करते हैं कि आपको अच्छे नंबर लाने के लिए भैया हम भी दिन रात मेहनत करेंगे। बस आपको भी दिल लगी करना होगा, अच्छे से दिन रात पढ़ाई करनी होगी। ठीक, चलिए बबुआ देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम 9वें चैप्टर से लेकर के, आपका जो बताया कि भैया कि 9वें चैप्टर से लेकर के 14वें चैप्टर के बीच सारे इंपॉर्टेंट 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसलिए कॉपी और पेन के साथ बैठना और अच्छे से भैया सब नोट करते चलना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा एक सिंपल सा क्वेश्चन है बबुआ। पहला कि अवतल दर्पण, 2 बार दर्पण हो गया, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखना है। देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन में इसी टाइप के आएंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का भैया क्या करना है, आपको 2 उपयोग लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण के उपयोग देखेंगे। अवतल दर्पण भाई, अवतल यानी जिसका तल दबा हो, यानी जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से हो उसे अवतल कहते हैं, और जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से हो उसको उत्तल कहते हैं। भैया इतना तो सबको मालूम है। तो अवतल दर्पण के उपयोग में बच्चों कहाँ उपयोग होता है, टॉर्च में, सर्च लाइट जो होता है उन सब में, ठीक है, इनमें प्रयोग होता है। दूसरा भैया अस्पताल में नाक, कान, गला, दांत आदि के आंतरिक भाग को देखने के लिए, जो डॉक्टर वगैरह होते हैं ना कि भैया क्या करते हैं, जो अंदर जैसे नाक, कान, गला आदि की बीमारी का पता लगाना होता है, तो अंदर जो भाई प्रकाश भेजने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, उनके जो वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उनमें अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक, तो ये अवतल दर्पण का उपयोग हो गया। अब उत्तल दर्पण के उपयोग में बात कर ले बबुआ। पहला है स्ट्रीट लाइटों में, जो स्ट्रीट में जो रोड के सड़कों के किनारे जो स्ट्रीट लाइन, मतलब स्ट्रीट का मतलब ही होता है गली, तो जो गलियों में आपने देखा होगा कि लैंप जो लगे होते हैं बड़े बड़े पोल पर, उन लैंपों में कौन सा होता है, उत्तल होता है। दूसरा वाहनों में लगे साइड दर्पण में, जो वाहन में भैया जिससे हम साइड देखते हैं, अब चाहे वो छोटा वाहन हो चाहे बड़ा वाहन, जो साइड मिरर होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि भैया जो उत्तल दर्पण होता है वो दूर स्थित वस्तु का छोटा प्रतिबिंब एक छोटे भाग में संजोकर आपको दिखा देता है। ठीक है, इसलिए उनमें क्या होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया ना बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप होगा, ठीक, क्योंकि सब क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना आएंगे। अब देखते हैं भैया दूसरा क्वेश्चन जो है, एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जाती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो अपवर्तन कोण का मान आपको n के पदों में ज्ञात करना है। काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, याद रखना बच्चों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार 2-2, 3-3 सेट में लगातार ऐसे पूछ लेता है। ये थोड़ा टेक्निकल में आ जाता है, बट डोंट वरी, हम है तो टेंशन नहीं लेना। देखिए कह रहा है एक प्रकाश किरण निर्वात से n अपवर्तनांक के माध्यम में जा रही है। यदि आपतन कोण, मतलब यहां आपतन कोण होता क्या है, I। यदि आपतन कोण कह रहा है अपवर्तन कोण यानी R का 2 गुना हो जाए, यानी I बराबर 2R हो जाए, तो कह रहा है अपवर्तन कोण का मान ज्ञात करना है। मतलब आपको ऐसे केसेस में R का मान ज्ञात करना है n के पदों में। अगर आप देखें तो भैया स्नेल का नियम आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भैया, स्नेल का नियम।
स्नेल का नियम क्या करता है, यानी अपवर्तन का दूसरा नियम होता है स्नेल का नियम, ठीक है। अब परावर्तन अपवर्तन उसके नियम ये 3 नंबर वाले में पूछता है, ठीक, इसलिए हमने यहां पर नहीं रखा है उसको। तो भैया स्नेल का जो नियम होता है वो होता है n बराबर साइन आई अपान साइन आर। अब एक चीज और ध्यान देना कि जो i बराबर है वो 2r बोल रहा है, जहां पे i है तो लिखेंगे बच्चों कि चूंकि भैया i बराबर क्या कह रहा है रसगुल्लों 2r, तो i के स्थान पे बबुआ हम 2r पुट कर देंगे, तो n बराबर भैया ये हो जाएगा साइन 2r और नीचे क्या है भैया साइन r, ठीक है। अब एक फार्मूला होता है एक ट्रिग्नोमेट्री में, चूंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है भैया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक फार्मूला होता है त्रिकोणमिति के अंदर, ठीक। तो यहां पर साइन 2r यानी साइन 2 थीटा के पदों में है ना, तो लिखेंगे बबुआ n बराबर, अब भैया साइन 2 थीटा मान लीजिए इसको, तो लिखेंगे 2 साइन r इंटू कॉस आर, क्योंकि थीटा के स्थान पे r है, और नीचे क्या है भैया साइन r है, क्या है साइन r है, तो साइन r से साइन r कट गया, ठीक है। n बराबर बचा क्या 2 कॉस, ठीक, 2 बच गया भैया 2 कॉस r। पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, तो भैया पूछ रहा है अपवर्तन कोण का मान n के पदों में r पूछ रहा है, तो भैया क्या हो जाएगा, अगर देखें तो ये इधर आ जाएगा, यानी हो जाएगा r बराबर हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स n बाई 2, कॉस इनवर्स n बाई 2, यही क्या हो जाएगा अपवर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है। r का मान हो जाएगा कॉस इनवर्स n बाई 2, भैया ये नीचे आ जाएगा, ये इधर भेजेंगे तो कॉस इनवर्स n बाई 2, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये अपवर्तन मतलब कोण ही पूछ रहा था। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी बच्चों अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखेंगे भैया, क्योंकि ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक। क्योंकि सिंपल तो भैया ऐसा है नहीं कि सब में केवल सिंपल ही पूछेगा कि हाँ परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम, अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम, हर क्वेश्चन इस टाइप का तो नहीं पूछ सकता है ना। इसलिए भैया हमको थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पर भी ध्यान देना होगा। देखिए क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, सिद्ध करना है आपको। तो इसमें भी अगर कह रहा है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण बोले तो सी की कह रहा है ज्या यानी साइन का क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, ये प्रूफ करना है। इसमें भी भैया अपन लगाएंगे स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो भैया सघन जैसे एक विरल है दूसरा सघन है, तो सघन के सापेक्ष विरल का निकलेंगे। तो भैया देखिए फार्मूला तो होता है आपका n बराबर साइन आई अपान साइन आर, ये तो भैया स्नेल का नियम है। बट यहां पे सघन और विरल माध्यम को हम 2 और 1 से दर्शा देते हैं, ठीक, सघन और विरल को। तो यहाँ 2n1 यानी दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, इस तरह से निकालेंगे। तो भैया हम इसको ये लिख सकते हैं स्नेल का नियम। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, सवाल में मतलब एक चीज ध्यान देना कि क्रांतिक कोण के मैटर में अगर आप सुन लें तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो बताया था कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। तो यहां पर यह चीज आपको समझना होगा कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण यानी जो आपतन कोण होगा, जो आई होगा, वो क्या होगा क्रांतिक कोण के बराबर होगा। क्रांतिक कोण यानी सी के क्या होगा बराबर हो जाएगा। जबकि भैया आपका जो आर होगा, ठीक, आर जो होगा अपवर्तन कोण जो होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्योंकि क्या कहता है क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण
जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, तो उस कोण को ही तो क्रांतिक कोण कहते हैं। तो यानी क्रांतिक कोण जो होता है अपतन कोण के बराबर होगा, कब? जब r का मान 90 अंश हो जाए, तो ये क्रांतिक कोण की परिभाषा होती है। तो यहां से अगर आप देखें भैया, अब इस फार्मूले पर अगर आप नजर डालो बच्चों, तो ये लिखेंगे 2n1 बराबर क्या हो जाएगा भैया? अब देखिए साइन आई के स्थान पे हम c लिख सकते हैं, तो यहां पर लिख देंगे क्या? साइन c, और नीचे क्या हो जाएगा? साइन r के स्थान पे 90 डिग्री है, तो यहां पे साइन 90 डिग्री लिख देंगे। या फिर इसको लिखेंगे 2n1 बराबर भैया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन c और नीचे 1, इससे कोई मतलब है नहीं, तो ये हो जाएगा 2n1 बराबर केवल और केवल साइन c। और प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भैया? प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो चूंकि 2n1 बराबर होता है 1/1n2, ये होता है, ठीक है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत में। तो भैया इसके स्थान पे हम 1/1n2 लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पे लिख देंगे 1/, यहाँ पे 1, यहाँ n2 बराबर क्या लिखेंगे? साइन c। या फिर हम बस यही हमको क्या करना था भैया? प्राप्त करना था या फिर प्रूव करना था, इतना, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये यहां चला आएगा तो वो वहां चला जाएगा, मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि भैया क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1n2 बराबर 1/साइन c। अगर आप देखें तो कहना क्या चाह रहा है भैया? इसमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक, यानी जो अपवर्तनांक होता है सघन माध्यम का अपवर्तनांक यानी n, वो कह रहा है क्रांतिक कोण मतलब c की ज्या का मतलब साइन के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर यहां से आप गौर से देखें इस वाले फार्मूले में, अगर आप एक चीज नोटिस करें बबुआ, तो यहां जो n है वो क्या है? 1/, ये c के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है भैया। इसी के तो 1/c है, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं? यानी जो अपवर्तनांक है वो क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। तो यही चीज अपने को क्या करना था? निकालना था। कोई दिक्कत हुई नहीं ना? सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। स्नेल का नियम हमने लगाया। फिर यह कंडीशन जरूर याद रखना, क्योंकि क्रांतिक कोण कहता क्या है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण यानी r का मान 90 अंश हो जाए, तो वही कोण क्रांतिक कोण होता है। तो I के स्थान पे हम भैया c रख देंगे और r के स्थान पे हम साइन 90 डिग्री रख देंगे। इसका वैल्यू 1 होता है, 1 रख दिया। अब प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आपने पढ़ा है, ये फार्मूला होता है। तो यहां पर हमने 2n1 के स्थान पे 1/1n2 लिख दिया बराबर साइन c, या फिर इसके बराबर हम 1/साइन c। भैया इसको यहां ले जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। तो यहां से हमें यह पता चला कि जो अपवर्तनांक होता है वो क्रांतिक कोण का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यही चीज हमको प्रूव करना था। तो ये क्या हो गया भैया? यही हमको प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड है। ठीक है, आई बात समझ में? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रसगुल्लों? ये क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब है, ये क्वेश्चन भी लाजवाब है, ठीक। इसको भी अपन मोस्ट इंपोर्टेंट बोलेंगे, और 100% भैया हम दावे के साथ कह रहे हैं किसी ना किसी पेपर में टपकेगा क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि पिछले ईयर की बात करें तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2 पेपर में आया था, और ये वाला क्वेश्चन 2024 में पूरी तरह मिस किया है, यानी नहीं पूछा गया, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 24 में आया नहीं किसी भी सेट में। इसलिए 25 में आप कमर कस के तैयार हो जाओ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी f है। आगे कह रहा है कि एक दीप्त वस्तु का वास्तविक जो प्रतिबिंब है पर्दे पर m गुना बड़ा बनता है, तो सिद्ध कीजिए कि लेंस से पर्दे की जो दूरी होगी वो 1 मतलब m+1 × f होगी। कैसे लगाएंगे? चलिए देखते हैं भैया। यहां बात हो रही है लेंस की। अगर लेंस का सूत्र देखें तो भैया लेंस के सूत्र क्या है बच्चों? लेंस का जो सूत्र होता है भैया 1/v - 1/u बराबर 1/f, ये लेंस का सूत्र। या फिर 1/f बराबर, ये पूरा इधर कर लें, कोई दिक्कत ना।
अगर हम इसमें क्या कर दे भैया, हम v से गुणा, v से यानी दोनों पक्षों में v से हम गुणा करने पर, ठीक है, v से गुणा करने पर अगर v का हम गुणा कर दें तो ये 1 अपान जहां v है भैया, हम ऊपर गुणा कर रहे हैं तो v अपान v हो गया, माइनस का ये v अपान u हो गया, और उसके बाद बराबर ये v अपान f हो गया। ठीक, तो इसको अगर देखें ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या भैया, 1 माइनस v अपान u बराबर v अपान f, इतना हो गया। ठीक है ना, ये हुआ। चूंकि एक चीज ध्यान देना, चूंकि ये m बराबर v अपान u फार्मूला होता है किसमें, आवर्धन क्षमता, ठीक है, मतलब सॉरी आवर्धन क्षमता नहीं बल्कि रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। ठीक भाई, क्या है, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता मतलब रेखीय आवर्धन कहते हैं। दर्पण में भी आपने पढ़ा है, लेंस में भी पढ़ा है। तो m बराबर v अपान u होता है, तो इसके स्थान पे अपन m रख देंगे। क्या रख देंगे भैया, तो यहां पर ये 1 माइनस का इसके स्थान पे m रख देंगे और बराबर का ये v अपान f हो गया। ठीक है, ठीक, मिनट, ये इतना हो गया। अब इसके बाद अगर आप नोटिस करें तो इसको हम लिख सकते हैं v बराबर 1 माइनस m इंटू का f, इतना लिख सकते हैं। बट यहां पर तो हमको m प्लस 1 लाना है या 1 प्लस m लाना है, यहां तो दूसरा आ रहा है, तो इसका भी कारण है। एक चीज आप नोटिस करो, कह रहा है कि एक दीप्त वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है, तो भैया चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, लिखेंगे रसगुल्लों, चूंकि प्रतिबिंब कैसा है भैया, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, वास्तविक बन रहा है। ठीक, अब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इसके लिए जो m का मान होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा भैया, निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर हम रखेंगे कि v बराबर यहां पे 1 माइनस है और m का मान भी माइनस m रखेंगे। ठीक है, और इनटू का f, तो ये v बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस m हो जाएगा, भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, इनटू का f, या इसी को सही से लिख दें तो भैया इसको m प्लस 1 कर दें इनटू का f। तो यहां पर भैया क्या आ गया, जो पर्दे से दूरी है वो क्या है, m प्लस 1 इंटू f। यही तो हमको क्या था, निकालना था, यही तो हमको प्रूव करना था। यही तो कह रहा है ना कि सिद्ध कीजिए कि लेंस से पर्दे की दूरी m प्लस 1 इंटू एफ हो जाएगी, और वो आपको इसमें दिख रहा है कि m प्लस 1 इंटू एफ हो जाएगी। ठीक है, तो है ना क्वेश्चन, लाजवाब है, मजेदार है और थोड़ा दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों अक्सर आपके पेपर में रखेगा, यानी ये समझना कि हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को ला रहे हैं। जैसा कि भैया ऐसा कभी कभार होता है ना कि सेट ऐसे बन जाते हैं कि बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, तो उनमें क्वेश्चन होते क्या, इसी टाइप के होते हैं। और बच्चा जो सिंपल सा भाई जो ऐसे इधर उधर पढ़ा है कि हाँ दर्पण क्या है, लेंस क्या है, उसके बाद अपवर्तन क्या है, प्रिज्म क्या है, तो भैया वो परिभाषा में ही रह जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को पता चले वो देखा ही नहीं, कहाँ से करेगा। इसलिए बच्चों याद रखना, क्वेश्चन आपके इस तरह के भी भैया दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना रसगुल्लों। हो गया ना भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, देखिए ये क्वेश्चन अभी लाइट ही चल रहा है, याद रखना, क्योंकि लाइट आपका बहुत ही लंबा चैप्टर है। ठीक है, पहले भी बताया है, किरण प्रकाशिकी और उसके बाद तरंग प्रकाशिकी, ये आपके लंबे चौड़े वाले चैप्टर हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन केवल लाइट से बनेगा। वर्ण विक्षेपण क्या है और वर्ण विक्षेपण का कारण आपको स्पष्ट करना है, यानी इसका क्या कारण होता है। अब वर्ण यानी रंगों का, कलर का, विक्षेपण मतलब फैलना या छितराना। तो आपको बताया था कि जब क्या है, किसी भी श्वेत प्रकाश को, जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं, मान लेते हैं भैया कि ये कोई प्रिज्म है, ठीक है, ये कोई प्रिज्म है और इस पर क्या है, श्वेत प्रकाश को हम गुजार रहे हैं। ठीक, इस पर क्या है, कोई श्वेत प्रकाश हम गुजार रहे हैं इस तरह से। तो जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश का मतलब समझ रहे हैं ना, तो भैया जैसे श्वेत सनलाइट हो गया, ठीक, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ठीक, जबकि आपको वो सफेद ही दिखाई पड़ता है प्रमुख रूप से।
लेकिन उसमें 7 रंग होते हैं। अब 7 रंग कैसे पता चलता है? कि जब हम उस प्रकाश को यानी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर गुजारते हैं। अब भैया प्रिज्म क्या है? तो प्रिज्म एक कांच का भाई मतलब एक प्रिज्म के आकार का, जैसे पिरामिड होता है ना, मिस्र के पिरामिड, उसी के इस ट्राइंगल यानी त्रिभुज के आकार का शेप होता है। वो भैया अभी हमने नीचे रूम में रखा है, नहीं आपको दिखा देते, ठीक है, किसी दिन दिखा देंगे, आपने देखा भी होगा। तो वो कांच का एक टुकड़ा होता है, उसको हम एक्सपेरिमेंट भी करके पूरा बता देंगे ये घटना, ठीक, कैसे 7 रंगों की पट्टी बनती है दिखा देंगे। तो यहां पर जब इसको गुजारते हैं प्रिज्म से, तो भैया इसमें होता क्या है कि ये श्वेत प्रकाश यानी जितने रंग में होता है वो पूरा रंगों में वियोजित होता है, ऐसे, ठीक है। यानी वो क्या करेगा? अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है, ठीक, जैसे वो क्या होता है? अपने अवयवी रंगों में वियोजित हो जाता है। जिसमें अगर हम बात कर लें तो भैया रंग कौन से? वी आई बी जी ओ आर होता है, ठीक है। विबग्योर होता है भैया, एक कलर कम है, 1 मिनट, एक रंग कम है, यानी यहां पर क्या एक और पट्टी हो जाएगी, इसको यहां पे दर्शा दे रहे हैं भैया, एक और पट्टी हो जाएगी, ये वी हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें रंग कौन कौन सा हो जाएगा भैया? तो सबसे नीचे होगा, सबसे ज्यादा जो फैलेगा बैगनी, ठीक है, फिर उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, यहां पे पीला, फिर नारंगी, फिर उसके बाद लाल। तो मतलब ये 7 रंगों की एक पट्टी बन जाएगी बच्चों, याद रखना, ठीक है, 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती। इधर अगर हम देखें कोई पर्दा है तो इस पर्दे पर क्या है? 7 रंगों की एक पट्टी दिखाई पड़ जाएगी, 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण, ठीक, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आई बात समझ में? परिभाषा सिंपल सा है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो एक 7 रंगों की पट्टी बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। और यहां पे रंगों का क्रम वो विकल्पी में पूछ देता है, तो याद रखना ये रंगों का क्रम जो होता है वो VIB ऐसे याद रखना, विबग्योर, विबग्योर, ये क्या है? रंगों का क्रम होता है, ठीक है। यानी यहां वैलेट का मतलब बैगनी हो जाएगा, ठीक है, और इंडिगो यानी जामुनी, ब्लू का नीला, जी यानी ग्रीन हरा, वाई येलो यानी पीला, ऑरेंज भाई नारंगी, और रेड लाल। तो ये रंग होता है जिसमें सबसे ज्यादा बैगनी रंग क्या है? विचलित होता है, और सबसे कम विचलित होता है लाल रंग, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश अपने अवयवी रंगों में वियोजित हो जाता है, जिससे 7 रंगों की एक पट्टी बन जाती है। इस घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखिए वर्ण विक्षेपण का सबसे ज्यादा इसमें जरूरी है कि वर्ण विक्षेपण का भैया कारण क्या होता है। तो देखिए बच्चों, प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब भिन्न भिन्न रंगों के होने के कारण ही भैया ये क्या है? वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। यानी सब कुछ मैटर करता है पदार्थ का अपवर्तनांक। पदार्थ का अपवर्तनांक हर एक रंग के लिए अलग अलग होता है, इसी कारण हर एक रंग का विचलन भी उसी अपवर्तनांक के अनुसार होता है। तो इसका कारण इतना याद रखना कि पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है, जिसके कारण ये वर्ण विक्षेपण की घटना हो जाती है, ठीक है। समझ में आया कि वर्ण विक्षेपण क्या है और वर्ण विक्षेपण की घटना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया? चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या करना है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड एग्जाम के नजरिए से काफी इंपोर्टेंट है। आप अगर देखेंगे भैया 24 का भी पेपर उठाएंगे ना, पूछा गया। देखिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत अलग चीज है, यहां हाइगेंस का तरंग संबंधी सिद्धांत अलग है। यानी हाइगेंस ने सबसे पहले प्रकाश को एक तरंग के रूप में क्या है भैया, मतलब उसको क्या एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने भाई ये पता लगाया कि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ेगी,
या फिर नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ जो सिद्धांत उन्होंने दिया वो तरंग संबंधी सिद्धांत होता है। ठीक है, तो हाइगेंस का जो सिद्धांत होता है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। कैसे चलता है, तरंगों के रूप में, और ये तरंगे प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं। और हाइगेंस के समय तक, यानी उस टाइम में वैज्ञानिकों का, जो भी साइंटिस्ट थे, उनका यह मानना था कि तरंगों के संचरण के लिए, यानी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी उनका मानना यह था कि तरंगे केवल माध्यम में ही चलेंगे। इसलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर, याद रखना बच्चों, कभी कभार बहुविकल्पी में पूछ लेता है, ईथर की कल्पना की और यह माना कि ईथर लगभग भारहीन है, अतः यह प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है और इसका जो डेंसिटी होता है, यानी घनत्व होता है, वो भी कम होता है तथा इसकी जो प्रत्यास्थता होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, और इसी कारण प्रकाश तरंगे ईथर में बहुत अधिक वेग से क्या है बच्चों, चलती हैं। और जब ये तरंगे किसी वस्तु से परावर्तित होती हैं तो हमारे आंखों की रेटिना पर गिरती हैं, जिससे वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो ये था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। तो हाइगेंस का मानना यह था कि जो प्रकाश, मतलब जो तरंगे होती हैं, ठीक, प्रकाश यानी प्रकाश जो होता है वो एक तरंग के रूप में चलता है। और फिर उन्होंने ये देखा कि भाई ये क्या है, सभी संभव दिशाओं में, यानी क्या है, प्रकाश की चाल से आगे बढ़ा। और उस टाइम के वैज्ञानिक यही मानते थे कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, जबकि भाई प्रकाश तो निर्वात में भी चल सकता है, इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, ये आपको पता है। ठीक, लेकिन उस टाइम ऐसा सोचा जा रहा था कि माध्यम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने एक ईथर को, यानी ईथर को माध्यम के रूप में प्रयोग किया और उसके बाद उसमें क्या है, प्रकाश को संचरित कराया। फिर उन्होंने बताया कि जब ये इसमें चलता है तो प्रकाश तरंगे ईथर में अत्यधिक वेग से चलती हैं, और ये जब क्या होती हैं, किसी वस्तु से परावर्तित होती हैं तो उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण वो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। तो ये हो जाता है हाइगेंस का तरंग संबंधी सिद्धांत। बहुत सिंपल सा है भैया, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ना कुछ इसमें समझने की विशेष जरूरत है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखना है। व्यतिकरण क्या है और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। तो भैया सबसे पहले हम जानेंगे व्यतिकरण क्या। देखिए अगर पूछेगा कि व्यतिकरण क्या है और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए, तब बच्चों 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर अकेले पूछ लिया कि व्यतिकरण क्या है तो 1 नंबर का। अगर व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें के लिए पूछा 2 नंबर का। तो व्यतिकरण क्या है, तो व्यतिकरण का हमने बताया था कि जब किसी तरंग, मतलब प्रकाश स्रोत से तरंगे क्या होती हैं, किसी माध्यम में 2 तरंगे संचरित होती हैं, तो उनके अध्यारोपण से भैया, अध्यारोपण से यानी जब वो अध्यारोपित होती हैं तो ये पूरी घटना ही क्या कहलाती है, व्यतिकरण कहलाती है। ठीक है, कहीं पर उनकी परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, कहीं पर न्यूनतम होती है, इस तरह से तरंगे ये आगे बढ़ती हैं। तो ये घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण। यानी जब क्या है, प्रकाश तरंगे किसी स्रोत से एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं, उनके अध्यारोपण से, ठीक, जो भी मतलब जब अध्यारोपित होती हैं तो यही घटना क्या कहलाती है, व्यतिकरण, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। अब व्यतिकरण के लिए शर्तें कौन सी हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो व्यतिकरण के लिए भैया आवश्यक जो शर्तें हैं, पहला बच्चों कि दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध का मतलब कि दोनों के बीच का कलांतर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ठीक है, कभी कभार ये भी 1 नंबर में पूछता है, कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, तो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके बीच का कलांतर नियत हो समय के साथ, उस स्रोत को कहेंगे मतलब कला संबद्ध स्रोत। ठीक है, तो दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, यानी कलांतर उनके बीच का कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, दोनों तरंगों की जो आवृत्तियां हैं अथवा जो तरंगदैर्घ्य हैं वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो भैया उनकी आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होने चाहिए, तभी व्यतिकरण की घटना होगी। और व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम भी क्या है,
बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रकाश स्रोतों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा गैपिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रकाश स्रोत संकीर्ण होना चाहिए। संकीर्ण का मतलब नैरो, एकदम पतला, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत कैसा होना चाहिए? संकीर्ण होना चाहिए। अगर इन कंडीशन को फॉलो करता है तब जाकर के व्यतिकरण की घटना होगी, नहीं तो नहीं होगी व्यतिकरण की घटना, ठीक है। तो ये तो रहा बच्चों व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, ठीक है बबुआ। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्या है? विवर्तन। ये भी बहुत ही प्यारा सा है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विवर्तन क्या है, कि प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है और विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। जिसे व्यतिकरण में शर्तें उसी तरह विवर्तन में शर्तें। विवर्तन है क्या? परिभाषा रटने से काम होने वाला है नहीं। देखिए जब प्रकाश क्या होता है भैया, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट, स्लिट का मतलब यहां पे कोई अवरोध या रेखा छिद्र, जैसे ये कोई स्लिट है, ठीक, और जैसे ही इस पर कोई प्रकाश, भैया यहां से प्रकाश मान लेते हैं संचित हो रहा है इस तरह से, तो जब प्रकाश किसी स्लिट पर या किसी अवरोध पर या फिर हम कह लें कोई तीक्ष्ण किनारा हो उस पर पड़ता है, तो ये क्या होता है? आंशिक रूप से मुड़ जाता है किनारों पर, ठीक है, यानी आंशिक रूप से इस तरह से किनारों पर मुड़ जाता है। यही घटना क्या कहलाती है? विवर्तन। क्या कहलाती है? विवर्तन। आई बात समझ में परिभाषा? तो लिखेंगे बबुआ कि जब प्रकाश की किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध, ठीक, कोई स्लिट मतलब इस तरह से हमने बताया कोई रेखा छिद्र है जैसे ये, या फिर कोई तीक्ष्ण अवरोध पर ये प्रकाश जब पड़ता है तो वह स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से क्या है? मुड़ जाती है। कौन? प्रकाश की किरणें ये मुड़ जाएंगी। इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो परिभाषा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, एक छोटी सी परिभाषा है, सिंपल वाली। और विवर्तन के लिए भैया यहां पर शर्तें देखेंगे, इसका भी शर्त बहुत ज्यादा पूछता है 1 नंबर में। तो विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि विवर्तन के लिए जो स्लिट अथवा अवरोध होगा इसका जो आकार होना चाहिए वो तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, यानी तरंग दैर्ध्य के लगभग बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के ये घटना हो पाएगी, नहीं तो विवर्तन की घटना होगी ही नहीं। तो इतना याद रखना कि विवर्तन के लिए ये जो तीक्ष्ण किनारा है या अवरोध है या स्लिट है, इसका जो आकार होना चाहिए वो प्रकाश मतलब प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, यानी जिस कोटि का तरंग दैर्ध्य हो उसी के अनुसार इसका आकार भी होना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा? विवर्तन की घटना होगी भैया, नहीं तो विवर्तन नहीं होगा। ठीक, आई बात समझ में? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? ये तो हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसको हम मोस्ट नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे, ठीक, क्योंकि हर साल आप 24 का उठाओ, चाहे 23 का उठाओ, चाहे 22 का उठाओ, चाहे 21 का, चाहे 20 का, चाहे 19 का, कोई भी वॉट एवर, कोई दिक्कत ना, चाहे जिस ईयर का पेपर उठाओ ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। ठीक, क्वेश्चन इतना लाजवाब है, भले सिंपल सा है लेकिन पूछा जाता है, ठीक है, वो भी 2 नंबर में। देखिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? 1 शॉट में सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से समझा है, बट यहां पर अब उसको नहीं देखेंगे, है ना, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना है। अब यहां पर भैया तो हमको अच्छे से समझना ही पड़ेगा एक नए सिरे से, एक नए सिरे से। जैसे भैया ये क्या है? कोई धातु है, कोई धातु है, ठीक, और इस धातु पर हम क्या करते हैं? ये कोई धातु है, इस धातु की सतह पर, इस धातु की सतह पर हम कोई एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का कोई प्रकाश इस पे आपतित करा रहे हैं। तो ये कोई प्रकाश इस पर आपतित हो रहा है, जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ता है तो भैया ये क्या हो जाएगा? इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर जो प्रकाश आ रहा है उसकी ऊर्जा है h न्यू,
फोटान की ऊर्जा, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, फोटान। और फोटान की जो ऊर्जा होती है वो E बराबर क्या होती है भैया, एच न्यू होती है। यहाँ एच न्यू वाला जो प्रकाश है इस पे आपतित, एच न्यू ऊर्जा वाला प्रकाश इस पे आपतित हो रहा है। तो ये जब किसी धातु की सतह से, हम परिभाषा ये लिखेंगे, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का जो प्रकाश डाला जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। तो भैया यहां पर अगर ध्यान दें तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन का ये उत्सर्जन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब इलेक्ट्रॉन तेजी से उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक। तो यही जो घटना कहलाती है वो क्या हो जाती है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आई बात समझ में। तो भैया परिभाषा हम लिखेंगे क्या, कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो धातु की जो सतह से, भैया ये धातु है, धातु की सतह से क्या है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉनों का ये उत्सर्जन हो रहा है, भैया इससे आया, इलेक्ट्रॉनों का ये उत्सर्जन हो रहा है। तो इस घटना को ही बच्चों प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कह लें या फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। जैसे बताया था एक एग्जांपल, कोई भी धातु गर्म हो जाए, बहुत ज्यादा हॉट, जैसे गर्मी के दिनों में, तो दूर से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसमें आग की जो लौ है, आग की लपटें हैं जो है वो निकल रही हैं, ठीक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना वहां पर होती है कि जैसे ही क्या है प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है, ठीक, उससे क्या है, इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। इस घटना को ही तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रयुक्त प्रतीकों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखना है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए आपने आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, भैया इसका पूरा का पूरा हमने डेरिवेशन बताया है। उसमें बताया गया था कि जब क्या होता है, कोई बताया थे बच्चों, जब कोई क्या होता है भाई, कोई एक निश्चित आवृत्ति वाला प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होता है तो जो उसकी कुल ऊर्जा है वो एक गतिज ऊर्जा के रूप में कुछ खर्च हो जाती है और कुछ कार्यफलन के रूप में। तो भैया यहां पर कुल ऊर्जा जो बताया था E होती है, वो एक तो क्या होता है कार्यफलन के रूप में खर्च हो जाता है और दूसरा क्या होता है K मैक्सिमम, यानी इलेक्ट्रॉन को अत्यधिक गति प्रदान करने के लिए, यानी गतिज ऊर्जा देने के लिए ये खर्च हो जाता है। यहां से भैया इसी को जब हम K मैक्सिमम लिखते हैं तो ये K मैक्सिमम बराबर कितना हो जाता है भैया, तो ये हो जाता है E माइनस डब्लू नॉट। अब K मैक्सिमम, K बराबर क्या होता है, हाफ mv, ये मैक्सिमम में रहेगा स्क्वायर, और बराबर भैया E क्या है, फोटान की ऊर्जा। फोटान की ऊर्जा क्या होती है, h इंटू न्यू, माइनस का डब्लू नॉट क्या है, कार्यफलन। कार्यफलन का भाई फार्मूला न्यू h न्यू नॉट हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। या फिर इसी को लिखेंगे 1/2 ये m v मैक्सिमम रहेगा भैया, ये स्क्वायर, और बराबर इसमें कॉमन क्या है, h कॉमन है तो न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यही क्या हो जाता है भैया, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है। बट इसमें पूछ रहा है कि प्रयुक्त प्रतीकों को समझाना है आपको। तो भैया ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, इसमें आपको प्रतीक को समझाना है कि मतलब यहां पे भैया इसमें m क्या है, फिर साथ में ये जो v मैक्सिमम है ये क्या है, ठीक, उसके अलावा यहां पर h क्या है, और यहां पर भैया आपको फिर बताना है कि न्यू क्या है और यहां पे न्यू नॉट क्या है। तो सब का अर्थ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, सब का क्या है भैया, अर्थ बताना है। तो ध्यान देना, m क्या है, कण का द्रव्यमान, m क्या है, कण का द्रव्यमान है, मास है, द्रव्यमान है, ठीक है। v मैक्सिमम क्या है, तो भैया यहां पर v मैक्सिमम यानी हम बात कर लें कि ये आपका क्या है, फोटान का अधिकतम वेग कह सकते हैं। तो यहां पे केवल अधिकतम वेग ही लिख दें बहुत रहेगा, अधिकतम वेग है,
अधिकतम वेग किसका? फोटान का। ठीक है, यहां फोटान का। अब उसके अलावा h क्या है? तो भैया h प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है ये। ठीक, प्लांक नियतांक है। बाकी न्यू क्या है? तो फोटान की आवृत्ति है। किसकी? फोटान की आवृत्ति, फोटान की आवृत्ति हो जाएगा। और न्यू नॉट क्या है? तो देहली आवृत्ति हो जाएगा। अब भैया देहली आवृत्ति क्या है, देहली तरंग दैर्ध्य क्या है, कार्यफलन क्या है, ये सब हमने वन शॉट में समझाया। बट डोंट वरी, एक नंबर वाला हम एक ही वीडियो में पूरे एक चैप्टर से 14 चैप्टर के बीच सारे इंपॉर्टेंट यानी वन लाइनर वाले भी निपटा देंगे, MCQS टाइप क्वेश्चन, परेशान नहीं होना। ठीक है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा बबुआ, जो इसमें प्रतीक हैं उनका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बबुआ? चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की रेखाओं की तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र लिखना है और इस श्रेणी के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य की गणना भी आपको करना है। बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है बबुआ और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए भैया, बात कर रहा है किस श्रेणी की? लाइमन नहीं, बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी के लिए भाई बामर श्रेणी है तो बामर श्रेणी के लिए लिखेंगे फार्मूला 1/λb लिख देंगे, क्योंकि बामर श्रेणी हो जाएगा। बराबर भैया आर क्या है? रिडबर्ग नियतांक है। अपान भैया मतलब कोष्टक में 1 यहां पे क्या होता है भैया? n1 स्क्वायर और -1 ये n2 स्क्वायर होता है। ठीक, बट यहां पे है बामर श्रेणी, और बामर कैसी श्रेणी है? दूसरे नंबर की। पहली लाइमन है, दूसरी बामर है, फिर उसके बाद पाश्चन है, ब्रैकेट है, फिर फुंड है ना? लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। तो यहां पर n1 के स्थान पे हम कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। तो 1 ये लेमडा बी लिखेंगे, बामर श्रेणी के लिए है तो इसलिए बी लिखा है। और ये हो जाएगा 1 भैया इसके स्थान पे हम केवल क्या लिखेंगे? 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा 1 भैया ये n2 का ही स्क्वायर रहेगा। तो ये तरंग दैर्ध्य का फार्मूला पूछ रहा था, तो भैया ये हमने तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिख दिया। अब एक चीज और भी कह रहा है कि इस श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य की भी गणना करना है। अब अधिकतम तरंग दैर्ध्य की गणना करना है तो चलिए इसको लिखते हैं भैया। ये तो अभी केवल सूत्र लिखा है। अब अधिकतम के लिए मतलब यहां पर अधिकतम तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, याद रखना, अधिकतम तरंग दैर्ध्य, अधिकतम तरंग दैर्ध्य। अब अधिकतम तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है भैया, मतलब अब यहां पे जो आपका n2 का वैल्यू है बताया था, जैसे अगर यहां पे भाई 2 है तो यहां 3 से शुरू होगा, यहां 3 है तो यहां 4 से। तो अब यहां पर जो n2 है वो 2 से 3 मतलब 2 तक तो है, तो यहां पे 3 4 5 ऐसे करके आएगा। तो यहां पर अब हम वही लिखेंगे कि 1/λ बराबर क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा r, और ये कोष्ठक में क्या हो जाएगा? कोष्ठक में हो जाएगा 1 भैया इसका तो 2 का स्क्वायर रहेगा ही, और माइनस का ये अब की बार क्या हो जाएगा? यहां इससे बढ़ाकर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1/λ बराबर ये r हो गया, ये 1/4 - 1 ये कितना 9। ठीक है, तो भैया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1/λ बराबर ये r हो गया। ये कोष्टक भाई 9 एकम 9 4 एकम 4, तो 9 में से भाई 4 गए 5 हो गया, और नीचे क्या है? 36 हो गया। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/λ बराबर ये लिख सकते हैं कितना भैया? ये 5r/36। लेकिन तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है तो भैया हम लेमडा बराबर करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 36/5r। यही क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य निकल कर आ जाएगा। तो भैया तरंग दैर्ध्य का मान 36/5r, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस टाइप के यूं समझना कि क्वेश्चन बनते हैं इसमें।
ठीक। बट यहां पर जो भी श्रेणी पूछ ले, लाइमन का पहला, ठीक, याद रखना, फिर से लिख दे रहे हैं कि भैया लाइमन है, उसके बाद बामर है, उसके बाद पाश्चन है, पाश्चन है, उसके बाद भैया ब्रेकेट है, और उसके बाद भैया फुंड है। ठीक है, तो लाइमर, बामर, पाश्चन, ब्रेकेट, फुंड, भैया ये पहले के है, बामर दूसरा और पाश्चन तीसरा और ये ब्रेकेट चौथा और ये पांचवा। तो ये जो आगे का नंबर है याद रखना, जॉन्स मतलब जो भी श्रेणी होगी, लाइमन होता तो 1 रखते, बामर होता 2 रखते, पाश्चन होता 3 रखते, ब्रेकेट होता 4 रखते, फुंड होता 5 यहाँ रखते, और जो यहाँ रखेंगे उससे 1 बढ़ाकर यहाँ रखा जाता है। तो इस बात को अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको भी भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का जो घनत्व है वो द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करता है। यह भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसको वन शॉट में हमने बताया है नाभिक वाले चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो हमने बोला ना कि भैया उसको वहीं पर रहने देते, अभी जो है हम उसको देखते हैं। ठीक है, बाकी बताया तो वैसे सब गया है, तो यहां हमें उससे कोई मतलब नहीं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो सिद्ध करना है कि नाभिक का जो डेंसिटी है, घनत्व, वो द्रव्यमान संख्या ए पर निर्भर नहीं करेगा। देखिए फार्मूला अगर देखें तो भैया अगर हम बात कर लें नाभिक का, कोई भी नाभिक है कैसा होता है, गोलाकार, ये गड़बड़ थोड़ा हो गया है ना, वो एकदम गोला होता है, गोलाकार होता है। अगर थोड़ा बहुत अगर विचलन भी होगा है तो ओनली 10% ये बताया था। तो भैया गोला होता है नाभिक, तो नाभिक का हम आयतन निकालेंगे सबसे पहले, नाभिक का आयतन। अब नाभिक का आयतन निकालेंगे भैया, आयतन होता क्या है, अब नाभिक बोल दिया ना गोलाकार होता है, नाभिक का आयतन, तो यहां से ये V बराबर, अब गोलाकार है, गोले का आयतन यानी नाभिक का आयतन बराबर, तो गोले का आयतन होता है 4/3 और पाई भैया r³, या r क्या है, नाभिक की त्रिज्या है, तो ये हो जाता है। बट एक चीज और ध्यान देना, चूंकि कि नाभिक की त्रिज्या घनत्व तो आकार सब बताया था वन शॉट में, नाभिक की त्रिज्या का फार्मूला होता है r0, और उसके बाद यहां पर a यानी द्रव्यमान संख्या का 1/3 घात। ठीक, इतना होता है फार्मूला। r0 क्या है, ये कांस्टेंट है, नियतांक है। ठीक है, तो यहां पर भैया अब हम आयतन निकालेंगे, तो आयतन V बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर कितना हो जाएगा, ये 4/3 और उसके बाद भैया पाई, और r के स्थान पर क्या लिखेंगे, r0। ठीक, और उसके बाद a/, यहां पे 3, इसका क्या हो जाएगा, ये क्यूब, क्योंकि r³ है। ठीक, पाई r³ है, तो भैया r के स्थान पे ये पूरा इतना रख दिया। ठीक है, या फिर इसको और भी सजाकर लिखना चाहेंगे बच्चों, तो हम कैसे लिखेंगे भैया, ये आयतन बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं 4/3, ये पाई है आपका। ठीक है, अब यहां पर ये तो एक तो हो गया r0³ हो गया, और उसके बाद ये a पर क्या हो जाएगा, a की घात 1/3 है ही, इसके घात ये 3 है, तो ये तो भैया कट गया, केवल a बचा। तो वैल्यूम यानी आयतन कितना आया, 4/3, और हो गया पाई, ये r0 ये क्यूब हो गया, इनटू का केवल और केवल यहां a बच गया है जो साफ दिख रहा है। अब यहां पर भैया एक चीज और ध्यान देना कि जो द्रव्यमान होता है, ठीक, द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान हम उसका संख्या कह लें, कितना होता है, द्रव्यमान अकेले कह लें या द्रव्यमान संख्या, वो a होता है। तो अब घनत्व तो पूछा है भैया, क्या पूछा है, घनत्व। तो घनत्व अगर हम बात कर लें तो क्या होता है, रो बराबर, घनत्व बराबर क्या होता है फार्मूला, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये फार्मूला हो जाता है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, अब यहां से हम निकालेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, रो बराबर द्रव्यमान यानी यही जो द्रव्यमान संख्या है a, ठीक है a, और अपान नीचे क्या है, आयतन, आयतन कितना है, तो यहां पे आयतन 4/3 है, पाई r0³ है और इंटू a है, तो a से a कैंसिल हो गया,
तो रो बराबर क्या आया, रो बराबर इसको ऊपर भेज देंगे 3 बटे नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई ये r नॉट क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा डेंसिटी यानी घनत्व। तो घनत्व कितना आ गया 3/4 पाई r नॉट क्यूब। अगर आप देखें तो यहां पर a का नामो निशान नहीं है, तो यहां पर यही आपको क्या है दिखाना था कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या a पर निर्भर नहीं करता है। तो भैया इस फार्मूले में a कहीं पर नहीं है, इसका मतलब है कि वो क्या है द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया प्रूव हो जाएगा। यही हमको क्या करना था प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया। ठीक है, आई बात समझ में, प्यारा सा क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हेलो हेलो, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश क्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले युग्म उत्पादन क्या है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, रटने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना। देखिए भैया जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटान किसी पदार्थ पर आपतित होता है यानी गिरता है, तो क्या होता है कि वह उस पदार्थ के नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इस घटना को ही युग्म उत्पादन कहते हैं। युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा, उत्पादन का मतलब उत्पन्न होना। तो क्या कह रहा है कि जैसे कोई पदार्थ है, मान लेते हैं भैया जिसकी आवृत्ति क्या है h न्यू है, ये क्या है, तो ये क्या है कि कोई भाई गामा ये फोटान है। तो जब कोई गामा फोटान, ठीक हमने बताया ना गामा कोई फोटान है जिसकी ऊर्जा h न्यू है, ये क्या हो रहा है भैया ठीक किसी पदार्थ पर गिर रहा है। तो जब गिरता है तो कह रहा है कि वह उस पदार्थ के नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इसकी जो ऊर्जा है यानी इसकी जो ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन के रूप में बढ़ जाएगी। तो यहां पर भैया एक क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन, तो एक यहां पर भैया क्या है पॉजिट्रॉन हो रहा है, भाई प्लस में है एक पॉजिट्रॉन और साथ में भैया एक क्या हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहां पर क्या है एक ये पॉजिट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है और एक क्या है इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इसी घटना को क्या कहा जाता है युग्म उत्पादन कहा जाता है। ठीक यही तो कह रहा है कि भैया जब कोई ऊर्जावान गामा किरण, ठीक गामा किरण या जिसको कहते हैं फोटान, ये फोटान की ऊर्जा h न्यू होती है, ये किसी भारी नाभिक पर मतलब किसी नाभिक पर गिरता है तो नाभिक द्वारा इसकी ऊर्जा अवशोषित हो जाती है और इससे भैया इसकी जो ऊर्जा से एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है, यही घटना कहलाती है युग्म उत्पादन। क्या कहलाती है युग्म उत्पादन। आई बात समझ में, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, अब युग्म उत्पादन हो गया भैया, अब युग्म विनाश समझेंगे। अब युग्म विनाश क्या है, इसी का जस्ट उल्टा युग्म विनाश क्या है। अब की बार कि जब एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग कर लें तो तुरंत ही वे एक दूसरे का नाश कर देते हैं, एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा उनके स्थान पर दो गामा फोटान की अब की बार उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को युग्म विनाश कहते हैं। मतलब अब की बार यहां पर एक पॉजिट्रॉन यानी एक पॉजिट्रॉन भैया और एक क्या है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अब की एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या होते हैं आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे का विनाश कर लेते हैं। और इससे कह रहा है कि भैया दो गामा फोटान की उत्पत्ति हो जाती है यानी h न्यू और यहां पे प्लस h न्यू, ठीक उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये घटना कहलाती है क्या चीज भैया युग्म विनाश। युग्म विनाश ये है क्या, तो ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन, ठीक और यहां पर ये क्या है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है और यहां पर क्या है ये गामा फोटान है और यहां पर भी एक गामा
फोटान है। ठीक, तो ये हो जाएगा युग्म विनाश। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बबुआ? अगला क्वेश्चन भैया ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन क्या है, उदाहरण सहित समझाना है। तो भैया इसको भी वन शॉट में समझा है अच्छे से, लेकिन चीजें बार बार रिपीट होने से और भी ज्यादा बेहतर हो जाती हैं, ये आपको भी पता है। ठीक, नाभिकीय विखंडन बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। तो जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाए या बमबारी की जाए तो वो क्या होता है, दो व दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। ठीक, इस घटना को ही क्या बोलते हैं भैया? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे इसका भैया हम समझते हैं पूरा उदाहरण। जैसे क्या है, यूरेनियम 92, एक एग्जांपल आपको बताया था, यूरेनियम 92 235, ये क्या है? यूरेनियम का एक भारी नाभिक है। इस पे भैया न्यूट्रॉन की बौछार की जा रही, जैसे न्यूट्रॉन की बमबारी हो रही है। न्यूट्रॉन का ये सिंबल है। इस पे जब न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है तो हमने बताया था कि भैया ये क्या होता है, एक बेरियम, ये 56 और यहाँ पे 144, और साथ में एक क्या हो जाता है, क्रिप्टॉन 36 और ये 89। ये दो हल्के नाभिक में ये वियोजित हो रहा है, और साथ में यहां पर भैया 3 और ये 3 न्यूट्रॉन के अणु बाहर निकल रहे हैं, और साथ में अपार ऊर्जा भी क्या है, बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात कर लें भैया तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है नाभिकीय विखंडन। ठीक, नाभिकीय क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है, जिसमें ये क्या है, यूरेनियम का एक भारी नाभिक है। ठीक, यूरेनियम, ये यूरेनियम का एक भारी नाभिक है। ये न्यूट्रॉन का भैया सिंबल है, न्यूट्रॉन का, और ये क्या है, बेरियम का नाभिक है, और यहां पे क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन है। ठीक, और यहां पर ये न्यूट्रॉन फिर से है, और उसके बाद यहां अपार ऊर्जा निकल जाती है। तो ये भाई एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। क्योंकि जब यहां पर क्या है, यूरेनियम के एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार की गई है तो ये दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस घटना को ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये रहा नाभिकीय विखंडन। अब देखेंगे भैया नाभिकीय संलयन। क्या देखेंगे बच्चों, नाभिकीय संलयन क्या होता है। अब की बार संलयन भैया नाभिकीय विखंडन का उल्टा। तो क्या होता है, इसमें होता है कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर संयोग करके यानी मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण कर दें तो इस घटना को कहते हैं नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो भैया नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। जैसे यहां पर ड्यूटेरियम के दो हल्के नाभिक, ड्यूटेरियम के भैया दो हल्के नाभिक जब मिल रहे हैं तो क्या करते हैं, एक ट्राइटियम के भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, एक ट्राइटियम के भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। ट्राइटियम के क्या है, एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, और यहां पे भैया ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है भैया, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, अब इसी में अगर हम फिर से अगर देख लें भैया, इतना भी लिख सकते हैं, या फिर वही ट्राइटियम का नाभिक फिर से एक ड्यूटेरियम के भारी नाभिक से क्या है, संलयित होता है, जुड़ता है, तो यहां पर हीलियम के एक भारी नाभिक का निर्माण हो रहा है। ठीक, हीलियम के एक भारी नाभिक का, और यहां पे क्या एक न्यूट्रॉन हो जाएगा, और यहां पर ऊर्जा उत्पन्न हो जा रही है। ठीक है, तो ये घटना क्या कहलाएगी भैया, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयोजित होकर यानी मिल करके क्या होते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण कर देते हैं। इस घटना को कहते हैं नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं, संलयन। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना। चलिए
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं भैया क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत से क्या तात्पर्य है। अवक्षय परत किसे कहते हैं? देखिए भैया, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत है क्या, ध्यान से समझना बच्चों, कि पीएन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं होती है उसे अवक्षय परत, जिसे समझते हैं इस तरह से पीएन संधि डायोड। अब देखिए यहां पे ये एक संधि बन रही है, ठीक है, तो ये होता क्या है भैया, इसको बोलते हैं संधि। इधर मान लेते हैं क्या है, पी क्षेत्र है और ये क्या है, एन क्षेत्र है, ठीक। तो पी क्षेत्र में आवेश वाहक, पी क्षेत्र में अगर आवेश वाहक की बात कर लें तो इसमें आवेश वाहक कोटर होता है और एन क्षेत्र में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो भैया जब इधर से ये इधर प्रवेश करेगा कोटर इलेक्ट्रॉन, इधर का इधर से, तो ये एक दूसरे को, यानी एक ऐसा क्षेत्र जिसमें ये एक दूसरे को आकर के क्या है, पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। यानी कह लें तो भैया यही जो क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में यहां पर आवेश वाहकों की, क्योंकि आवेश वाहक क्या है भैया, पी क्षेत्र में आवेश वाहक कोटर होता है, एन क्षेत्र में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां पर वही चीज बोल रहा है बच्चों कि भैया पीएन संधि में कह रहा कि दोनों ओर, पीएन भैया ये संधि है, इसी को बच्चों याद रखना, ये जो आपको बीच में दिख रही भैया ये संधि है। अब यहां पर ये जो इतनी परत है ना, इसी परत को क्या कहते हैं, इसी परत को कहते हैं अवक्षय परत, अवक्षय परत। तो पीएन संधि डायोड, पीएन संधि के दोनों ओर कह रहा भैया, इसकी तरफ भी इसकी तरफ, वह क्षेत्र या फिर वह परत जिसमें ये जो आवेश वाहक हैं वो क्या है भैया, उपस्थित नहीं होते हैं या फिर आकर के ये अपना अस्तित्व खो देते हैं। तो ये जो क्षेत्र होता है यहां से यहां तक का भैया, इस क्षेत्र को ही कहते हैं अवक्षय परत। क्या कहते हैं, अवक्षय परत, ठीक। क्षय का मतलब ही खत्म हो जाना, तो ये हो जाता है अवक्षय परत, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है भैया कि पी तथा एन प्रकार के अर्धचालक को कैसे बनाया जाता है। पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक कैसे बनाते हैं, तो इसको भी अच्छे से समझाया है। एक भैया पी प्रकार का अर्धचालक या पी टाइप अर्धचालक कह लें, अर्धचालक, ठीक है, और दूसरी तरफ एन प्रकार का अर्धचालक, दूसरी तरफ भैया एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। अब देखिए जो पी प्रकार का अर्धचालक है कैसे बनाया जाता है, ठीक। यदि जर्मेनियम में, यदि भैया शुद्ध जर्मेनियम में, जर्मेनियम में त्रिसंयोजी या तीन संयोजकता वाले तत्व मिला दिया जाए, तीन संयोजकता वाले तत्व मिला दिया जाए, मिला दिया जाए ठीक है, मिला दिया जाए तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, ठीक है। मतलब पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो उसमें भैया तीन संयोजकता वाले तत्व मिलाना होगा। जैसे बताया था क्या चीज, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मिला देंगे क्योंकि इसकी संयोजकता 3, ठीक। बोरान क्या होता है भैया, बोरान का परमाणु क्रमांक 5 लेकिन इलेक्ट्रॉन 2,3, तो लास्ट में यहाँ पे बोरान आ गया भैया। बोरान में भी अगर देखें तो इसमें भी लास्ट में 3 ही, 3 संयोजकता, इसकी भी वैलेंसी भी 3 और इसकी भी वैलेंसी 3। तो अगर 3 संयोजकता वाले तत्व मिला रहे हैं तो वो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, ठीक है। और पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक क्या है, बहुसंख्यक कोटर है, बताया था, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। अब एन प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो अब की बार इसमें क्या होगा भैया, तो इसमें जर्मेनियम में, ठीक, इसमें अगर जर्मेनियम में अब की बार भाई शॉर्ट में ऐसे समझ लेना कि एन भाई प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो जर्मेनियम में
5 संयोजकता वाले तत्व मिलाना होगा, 5 संयोजकता, ठीक है। तो 5 संयोजकता वाले तत्व मिलाने से n प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। जैसे में अगर हम बात कर लें भैया, तो जैसे में फास्फोरस, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसकी संयोजकता, फास्फोरस 15 होता है, तो 2 8 10 5 15, लास्ट में 5 आएगा। तो 5 संयोजकता वाले तत्व को मिलाएंगे तो वो n प्रकार का अर्धचालक बनता है। n प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक क्या होते हैं, कोटर। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना बच्चों। हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बबुआ प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।